हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है, और साथ में ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कैसे करते हैं वह भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो कापी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो आज का जो बच्चों हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। आप हेडिंग लगाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव हम रख देते और देखेंगे कि वो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र यह है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव हम ए बी रख देते हैं, ए और बी, जिसके बिंदु आवेश माइनस और प्लस है। ठीक है बच्चों, और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वह है 2l। इसकी लंबाई है 2l। अब हम समझेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। उसके व्यवहार को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है और इस क्षेत्र में हम एक धनावेश Q को रख दे रहे हैं, तो इस धनावेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के वजह से एक बल कार्य करेगा, जिस बल की जो वैल्यू होगी F बराबर QE होगी। इसका सदिश रूप लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, ये प्लस की वजह से मिला हमें QE। ये हमने कहां से लिखा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बच्चों आप जानते हैं, E बराबर क्या होता है? F बाई Q नॉट होता है। वैद्युत क्षेत्र में जब एकांक परीक्षण धनावेश Q नॉट को रखा जाता था तो उस पर जो लगने वाला बल होता था QE होता था, Q नॉट है ना, Q नॉट E होता था। वहां पर हम परीक्षण धनावेश को रखते थे तो बल यह होता था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? Q परिमाण के धनावेश को लग रहे हैं तो रख रहे हैं, तो उस पर कितना बल लगेगा? QE लगेगा। कैसे लगेगा? इसका हमने यहां गुणा कर दिया तभी तो ये बल लिखा है। उसी प्रकार यहां पे क्या हो जाएगा बल? जब Q परिमाण का धनावेश रखेंगे तो F बराबर QE हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए हम इसमें Q परिमाण का ऋणावेश रख दे रहे हैं और यह आवेश जितना है उतना ही इस आवेश का भी परिमाण है, तो इस आवेश पर भी वैद्युत बल लगेगा बच्चों, जिसकी जो वैल्यू होगी QE होगी, लेकिन दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। यह जो दिशा होगा इस ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में यह बल लगाएगा, और यह कहां लगा रहा है? यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा रहा है। तो बच्चों यह कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो उसको आप माइंड में सेट का इमेज बना ले आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा पहले फिगर के बारे में लिख ले हम लोग। हमने जो यहां पे फिगर बनाया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण दिखा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये थीटा कोण मैं यहां लिखा था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का कितना एंगल बना रहा है? थीटा कोण। जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम देख रहे हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेश, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। तो इस धनावेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के वजह से बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ये बहुत फोर्स। और इस बल का जो वैल्यू होगा कितना होगा बच्चों? QE होगा। कितना होगा? QE। और दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यानी वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही यह फोर्स लगेगा। इस ऋणावेश पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में बल लगेगा। और जो बल होगा इस पर, ये माइनस वाले की वजह से लग रहा है, तो QE होगा। लेकिन यह जो बल लग रहा है बच्चों, यह वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी माइनस साइन दिखा दीजिए कि यह जो बल है वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में लग रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चों ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण क्या है? सेम है। इसका मतलब यह कि जितना बल यह होगा उतना ही बल ये भी होगा। हम इस फिगर से देख रहे हैं कि जो यह प्लस फोर्स है वो QE के बराबर है, F माइनस फोर्स है जो भी क्या है? QE के बराबर। लेकिन बस फर्क यह है कि यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है और यह बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन दोनों ही बलों के जो परिमाण है वो क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं F प्लस माइनस F माइनस यह जो बल है QE के बराबर है। और इस बल को हम मान लेते हैं क्या? F। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बलों के परिमाण क्या है? सेम है। QE Q दोनों ही बलों के परिमाण, उसको मान लेते हैं हम F मान लेते हैं बच्चों, ये हमने माना है। ठीक है, माना F। अब हम देख रहे हैं इस इमेज में कि इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ही आवेशों पे जो बल लग रहा है, इस बल की क्रिया रेखा इधर है और इस बल की क्रिया रेखा इधर है। यानी दोनों ही आवेशों पे जो बल है उन बलों के परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत है। तो यहां पे एक बल युग्म आघूर्ण बन जाता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। क्लास 11th में बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, जिसे टाउ से दिखाया जाता है। क्या होता है? टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो द्विध्रुव है जब वो घूम रहा है तो घूमेगा तो उसके बाद बल युग्म आघूर्ण होगा। तो कितना होगा उस बल युग्म आघूर्ण की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे मिटा दिया जाए। हाँ, अब देखा जाए, यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही बिंदु आवेशों पे बल क्या कर रहा है? एक बल युग्म आघूर्ण बना रहा है। थोड़ा इसके बारे में लिख ले हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर कार्यरत बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। अतः ये एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण
करता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जितना बल इस दिशा में कार्य कर रहा है उतना ही बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। यानी इस बिंदु पर जो लगने वाला बल की क्रिया रेखा है वो इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, जिस वजह से इस वैद्युत द्विध्रुव के पास एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो इस पर जो कार्यरत बल युग्म आघूर्ण है, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? टाउ बराबर, एक मिनट इसको ले लिया जाए, कितना हो जाएगा? टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण, दोनों ही बलों के परिमाण क्या है बच्चों? सेम है। तो क्या हो जाएगा? किसी एक बल का परिमाण और बलों की क्रिया रेखा से बीच की लंबवत दूरी। एक बल यहां पे कार्य कर रहा है, दूसरा बल इधर कार्य कर रहा है, यानी बीच की लंबवत दूरी चाहिए हमको, यह चाहिए, इसको यहां तक मिलाया जाए, यह दूरी हमको चाहिए, लंबवत दूरी। देख रहे हैं लंबवत दूरी, एक बल की क्रिया रेखा इधर है, दूसरा इधर है, यही लंबवत दूरी बच्चों हमें चाहिए, ये वाली। ठीक है, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नाम दे देते हैं। बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है बच्चों? यह है बीसी, हमें यही निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी से क्या मिलेगा बच्चों? साइन थीटा वाला फार्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा वाला लंब बटे कड़ जानते हैं, थीटा के सामने वो लंब होती है, कड़ है ये, तो क्या हो जाएगा? BC बाई 2L हो जाएगा। इसका यहाँ BC बराबर क्या हमें मिलेगा? BC बराबर 2L का गुणा कर दे, यहाँ पे 2L साइन थीटा हो जाएगा। यानी इस BC का मान हमें क्या मिल गया? 2L साइन थीटा। तो टाउ और बच्चों क्या मिलेगा? F क्रॉस 2L साइन थीटा मिल जाएगा। और F का मान आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? QE होता है, हमने माना है, देखिए यहाँ पे QE F को, यानी दोनों ही बलों के परिमाण जब सेम हो रहे थे तब हमने F मान ले, तो किसी एक बल का परिमाण F को हम QE लिख सकते हैं बच्चों, और 2L साइन थीटा। इसको और सही तरीके से अरेंज करें बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखिए, Q डॉट 2L को क्या बोला जाता है? ये क्या चीज है? ये तो कैपिटल P है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं कैपिटल P, यानी टाउ बराबर लिख सकते हैं PA साइन थीटा। ये हमने क्या निकाला? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम रहा है तो जो उसके पास बल युग्म आघूर्ण है उसका ये परिमाण है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए, ये जो बल युग्म आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप लिख दिया जाए। सदिश रूप क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ बराबर P क्रॉस E हो जाएगा, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा PE साइन थीटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। अब इसकी दिशा की बात करते हैं, तो इसकी दिशा हम दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो टाउ की दिशा होगी P व E से बनने वाले तल के लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी दिशा P व E से बनने वाले
तल के लंबवत होती है, यानी इसकी जो दिशा होगी P व E से बनने वाले तल के लंबवत होगी। जैसे P कहां जा रहा है हमारा, इस दिशा में, ये ऋणावेश है ना, ये धनावेश है, तो P जो बच्चों होगा, P की दिशा क्या है, यह है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी P जो हमारा है, यहां बनाते फिगर, P हमारा इस दिशा में जा रहा है बच्चों, और E किस दिशा में जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र दिशा यह है, E हमारा इधर है, एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है। ठीक है बच्चों, तो P और E के बनने वाले तल के लंबवत की बात की जा रही है, तो दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ये किधर घूम रहा है, P इधर है, E इधर है, यानी ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों। तो यहां पे मैं पेच रखकर क्लॉकवाइज घुमाओ तो पेच कहां जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, उसका जो नोच होगा वो कहां जाएगा, इस बोर्ड के भीतर घुसेगा। यहां पे मैं पेच रखते दक्षिणावर्ती घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, कैसे, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो पेच कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी उसकी जो दिशा होगी ताऊ की कहां होगी, अंदर, इस बोर्ड के भीतर होगा। अंदर की तरफ दिशा को क्रॉस से दिखाया जाता है बच्चों, यानी ताऊ की जो दिशा हो जाएगी बच्चों अंतर्मुखी होगा, कहां हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, अंदर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसे फिलहाल आप फटाक से नोट करें, तो वीडियो पॉज करके फटाक से इसे नोट कर लें। अब इसके केसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या होगा इसका केसेस। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके फटाक से आप नोट कर लें, मैं मिटाता हूं इससे। ठीक है, इससे मिटाया जाए, इससे अच्छा मिट रहा है। हाँ बच्चों, अब हम इसकी विशेष स्थिति की बात करते हैं। विशेष स्थितियां, ठीक है, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, पहला जो केस इसका होगा, यदि थीटा बराबर 0 हो, तो यदि थीटा बराबर 0, दोनों सदिशों के बीच थीटा 0 कब होगा बच्चों, जब दोनों ही सदिश एक ही दिशा में हो जाए, यानी कैपिटल E और कैपिटल P दोनों ही एक ही दिशा में हो जाए। यानी ये हमारा मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, यानी इस पर जो बल हमारा लग रहा था वह इस दिशा में लग रहा था और इस पर जो बल लग रहा था हमारा इस दिशा में लग रहा था। P की दिशा कहां होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा हो जाएगी बच्चों इस दिशा में हो जाएगी। क्या P और E एक ही दिशा में, बिल्कुल, E भी इधर ही जा रहा है और P भी इधर ही जा रहा है, यानी इस केस में दोनों सदिशों के बीच जो एंगल होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 0 का मान तो 0 होता है, यानी बल युग्म आघूर्ण क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रीजन क्या है बच्चों, बल युग्म आघूर्ण 0 कैसे आ गया, क्योंकि दोनों ही बलों की क्रियाएं रेखाएं क्या हो गई, सेम हो गई। देख रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, क्या ये इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहा है, नहीं। अरे भाई मान लीजिए एक वस्तु यह है, एक व्यक्ति बल इधर से लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से बल लग रहा है और समान परिमाण के बल लगा रहा है, क्या ये इधर घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, जिस वजह से इसका बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और यह जो केस है एक स्थायी संतुलन की अवस्था है, यह अवस्था स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्यों स्थायी संतुलन की अवस्था है, यदि इस द्विध्रुव को मैं यहां पे घुमा के छोड़ दूं
तो ये पुनः इसी में आने, अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगा। जैसे इसको मैं या तो नीचे घुमा के छोड़ दूं तो ये पुनः वैद्युत क्षेत्र वाले दिशा को ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कि मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वह चाहता है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बना रहे, यानी यह स्टेबल स्टेट इसका है, यह चाहता है कि इसी स्टेट में बने रहे। क्योंकि यदि आप इस द्विध्रुव को ऊपर घुमा के छोड़ दे तो पुनः यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहेगा, चाहे नीचे घुमा के छोड़ दे तो पुनः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही घूमकर हो जाएगा। क्योंकि यह वाला जो स्टेट है इसके लिए यह एक स्टेबल स्टेट है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये जो कैसा है, यह अवस्था स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा केस क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 180 हो, 180 डिग्री। अब थीटा बराबर 180 बच्चों कब होगा, जब E और P एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा यह हो जाए और P की दिशा जो बच्चों हो जाए ये वाली हो जाए। ये ऋणावेश है, ऋणावेश पे अंदर की तरफ फोर्स लगता है, अब जानते हैं। सॉरी ऋणावेश है ना, क्या हो जाएगा माइनस। इस पर जो फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगेगा, इस ऋणावेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में बल लगता है। अब बताइए इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह किधर कार्य करेगा, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगा, यानी उसकी जो दिशा होगी बच्चों वह यह होगी, यानी P की जो दिशा होगी ये होगी। तो E इधर जा रहा है, अब P इधर आ रहा है, यानी दोनों ही सदिश एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा 180 डिग्री हो तो ताऊ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से ताऊ बराबर में क्या मिलेगा, P E साइन 180। साइन 180 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, यानी ताऊ बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं कि जितना बल इस पर लगा उतना ही बल इधर, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड है, इस पर जितना अंदर की तरफ बल लगा है उतना ही इधर से अंदर तरफ बल लगा है, तो क्या ये दोनों ही बल इसे घुमाने का प्रयास करेगी, नहीं, क्योंकि दोनों ही बलों की क्रिया रेखा क्या है बच्चों, सेम हो जा रही है, जिस वजह से बल युग्म आघूर्ण बच्चों टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह अवस्था अस्थाई संतुलन की अवस्था कहलाती है। यह अवस्था जो है अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर हम छोड़ेंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था की ओर नहीं लौटता है, चाहे ऊपर घुमा के छोड़े चाहे नीचे घुमा के छोड़े, किसी भी अवस्था में घुमा के छोड़ेंगे तो ये पुनः इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। जैसे मान लीजिए इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे घुमा के छोड़ दें, जैसे यहाँ पे ये धनावेश चला जाएगा और ऋणावेश कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ चला जाएगा। अब इस धनावेश पे फोर्स इधर लगने लगेगा, ऋणावेश पे फोर्स इस दिशा में लगने लगेगा, तो क्या ये पुनः इस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करेगा? नहीं, ये तो चाह ही रहा है कि हम घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। तो यह जो स्टेट है बच्चों, यह एक अनस्टेबल स्टेट है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। जैसे देखिए इसको हमने घुमाया ना इधर, तब ये चाह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में घूम कर हो जाए, क्योंकि यह बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, वो इससे चाहता है घुमाना, लेकिन आप इसको जबरदस्ती घुमाकर इस केस में किए हुए हैं। तो ये जो अवस्था है इसका 180 वाला, ये एक अनस्टेबल स्टेट है ना, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव होता है अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे मिटा दें इधर वाला। ठीक है, तीसरा कैसी बात करते हैं हम लोग बच्चों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा? जब P और E एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा जो होगा वह इस दिशा में होगा और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों वो हमारा इस दिशा में हो जाएगा।
इस P पे जो बल लगेगा, इस धनावेश पे जो बल लगेगा वह इस दिशा में लगेगा, और ऋणावेश पे जो बच्चों बल लगेगा वह इस दिशा में लगेगा। ठीक है, इस दिशा में लगेगा। और P की बात की जाए बच्चों, P है तो P किधर है, वह ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, यानी P इधर जा रहा है और E इधर जा रहा है। ये दोनों ही सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। समीकरण 1 से बच्चों क्या मिलेगा, टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी टाउ बराबर बच्चों क्या मिल जाएगा, PE मिल जाएगा। यानी इस अवस्था में जो वैद्युत द्विध्रुव है वह सबसे अधिक बलयुग्म आघूर्ण रखता है। देख रहे हैं, इस अवस्था में बहुत तेजी से घूमना चाहेगा, यानी इस केस में इसके बाद जो बलयुग्म आघूर्ण है सबसे अधिकतम है। तो लिख सकते हैं इस अवस्था में बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, फटाक से इन तीनों केसों को आप नोट करें। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। हम वीडियो पॉज करके फटाक से आप नोट कर लें। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है ना, अब जो हमारा अगला हेडिंग हुआ बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कैसे की जाती है वह हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field। ठीक है बच्चों, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है बच्चों, इसकी गणना हम लोग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है और एक वैद्युत द्विध्रुव जो हम AB ले लेते हैं और थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस पर आवेश ऋणावेश है और यहाँ पे धनावेश आवेश है, और इसको थीटा से θ1 डिग्री तक घुमाएंगे, कितना कार्य करेंगे उसी कार्य की गणना करनी। तो थोड़ा पहले फिगर के बारे में लिख लें बच्चों। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैपिटल E से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है बच्चों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास, AB है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है बच्चों, थीटा कोण पर स्थित है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, अब घुमाकर हम क्या करते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं। अब यहां कर दी, यहां पे अब ऋणावेश चला गया, धनावेश बच्चों यहां चला गया। ठीक है, ये बिंदु मान लेते क्या है, A' है, और इसको मान लेते हैं B'। तो इसको मान लेते θ1 और θ1 से हम θ2 तक घूम चुके हैं, इसको मान लेते हैं θ2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों,
पहले वाले को मान लिया हमने θ1, दूसरे को मान लिया क्या θ2, मतलब θ1 से θ2 पे हम लोग चले गए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं बच्चे, इसी कार्य की गणना करें। हम जानते हैं कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर बल युग्म आघूर्ण कितना होता है बच्चों, इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा। इतना बल युग्म आघूर्ण जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री पर रखते हैं तो उस पर जो कार्यरत बल युग्म आघूर्ण होता है इतना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं उसी कार्य की गणना करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को कोणीय स्थिति लिख दिया जाए। ठीक है, ठीक रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव को कोणीय स्थिति θ1 से θ2 तक ले जाने में, थीटा स्थिति θ1 से θ2 तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन जानते हैं। बल गुणे विस्थापन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बल कौन सा है, यहाँ पे तो बल के रूप में यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण कार्य कर रहा है। अब विस्थापन क्या है, यहाँ पे रेखीय विस्थापन की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे कोणीय विस्थापन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी टाउ डी थीटा हो जाएगा। बल के रूप में यहाँ पे क्या है, बल युग्म आघूर्ण है। विस्थापन किसमें हो रहा है, कोणीय स्थिति में विस्थापन हो रहा है बच्चों। और थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, θ1 से θ2 तक बच्चों जा रहे हैं हम लोग। तो θ1 से θ2 तक का समाकलन किया जाएगा, क्योंकि हमारा पोजीशन θ1 से θ2 तक का है। और टाउ का मान रख दिया जाए। टाउ का मान कितना है बच्चों, बल युग्म आघूर्ण पी साइन थीटा है, यानी θ1 से θ2 तक जाने में। और टाउ जो हमारा है पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसमें P और E एक अचर पद के जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि P और E की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है कहीं, केवल इसमें थीटा चेंज हो रहा है बच्चों। तो PE को बाहर ले लिया जाएगा, PE क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा θ1 से θ2 तक, और साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा बच्चों। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है बच्चों PE, ये P है, ठीक है, P माइनस कॉस थीटा होता है, θ1 θ2। लिमिट भरा जाए, पहले अपर लिमिट को, उसके बाद माइनस ला के लोअर लिमिट को भरा जाए, क्या हो जाएगा, PE माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। और बाहर पहले से ही माइनस है, तो माइनस वाला चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी कॉस θ1 हो जाएगा। फाइनली W बराबर आपको क्या मिलेगा, PE, और मिलेगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 मिलेगा। बच्चों यह कार्य निकल के आ जाएगा। ये कार्य का जनरल फार्मूला है जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं। ये क्या है बच्चे, जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव को इसके साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति क्या हो जाएगा बच्चों, θ1 को 0 ले लेंगे। ये जो पहले वाला पोजीशन था θ1, उसको हमने कहां लेके आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर आया है। क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और P एक ही दिशा में हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 से लेकर θ डिग्री तक इसको घुमाएंगे, देखेंगे कितना कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वैद्युत द्विध्रुव को इसके साम्य स्थिति
साम्य स्थिति, साम्य स्थिति क्या हो जाएगा बच्चों, θ1 को हमने कहां लेके आ गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आया लेकर, कहां लेके आया, θ1 बराबर क्या हो जाएगा 0, θ1 बराबर 0 पर क्या मिलेगा, साम्य स्थिति मिलेगा। P और E एक ही दिशा में कब हो जाएंगे, जब θ1 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0 से θ2 बराबर कहां तक, θ डिग्री तक घुमा देते हैं, ठीक है, θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर θ, ये θ है बच्चों, ठीक है, θ 4 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य W बराबर PE, और θ1 कितना हमने कर दिया, कहां लेके आ गया, साम्य वाले पोजीशन में, θ1 को 0 ले लिया हमने, यानी cos क्या हो जाएगा बच्चों 0 माइनस cos, ये क्या हो गया, θ बराबर 0 से कहां तक चले गए, θ तक जा रहे हैं, यानी θ2 क्या हो जाएगा, θ हो जाएगा, θ तक घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं वो हम लोग याद कर रहे हैं। तो बच्चों जानते हैं कि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी PE बराबर 1 माइनस cos θ हो जाएगा। ये बच्चों उसके सामने वाले पोजीशन से किसी θ कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना हम लोगों ने किया, ठीक है बच्चों, इसे फटाक से हम नोट कर ले, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कर फटाक से हम नोट कर लें।